कर दिया है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अरीबा जी, किस तरह देख रहे हैं पूरे इलेक्शन को और टिकट का देरी क्यों हुई ये भी बताइए, और ओखला विधानसभा की क्या तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि टिकट की देरी की जो बात है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक छोटी मोटी पार्टी तो नहीं है कि उनका एक सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होती है अपना लिस्ट निकालने की या कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने की। वही बात है जिसकी वजह से जो लिस्ट आई है वो जिस टाइम पे भी लिस्ट आई है वो एक पॉलिसी है, एक सिस्टम है। कोई ऐसी बात नहीं है कि देर से आई या जल्दी आई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन को हम किस नज़र से देखते हैं, तो देखिए मेहताब भाई, मैं कहूँगी कि हमारे लिए ये इलेक्शन जो है एक बहुत ही बड़ा मौका है, एक तरीके से लोगों की फिर से एक बार खिदमत में उतरने का। मैं देखिए इलेक्शन को किसी फाइट या कंपटीशन या मुकाबले की नज़र से नहीं देखती हूँ, मैं इसको एक मौके की नज़र से देखती हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है लोगों की खिदमत करने का। देखिए अल्लाह ताला ही हर चीज़ करता है, लेकिन इंसानों को जरिया बनाता है कहीं ना कहीं। तो हमें शायद फिर एक बार जरिया बनाना चाहता है कि हम लोगों के लिए आसानी करें, उनके कामों में उनके साथ उनके लिए काम करें और उनकी मुसीबतों में और तकलीफों में परेशानियों में उनके साथ खड़े हों। आपको नहीं लगता अरीबा जी कि अगर कांग्रेस ने टिकट का डिक्लेयर पहले किया होता तो टाइम आपको काफी ज्यादा मिलता मेहनत करने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से देख सकते हैं सिटिंग विधायक अमातुल्लाह खान पिछले बार से बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीत हासिल किए थे। शफाउर रहमान एक बड़ा चेहरा अब उभर के आया है एमआईएम की तरफ से, वो भी अच्छी फाइट कर रहे हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं मनीष चौधरी जो है भाजपा का कैंडिडेट है, वो भी कमजोर नहीं है। तो ऐसे में अगर टिकट डिक्लेयर पहले किया होता कांग्रेस ने तो आपको मौका बहुत मिलता, आप अपनी जो है बात लोगों के सामने रखने का। किस तरह देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं कि अगर टिकट पहले होता तो हमें मौका मिलता, देखिए टाइम उन्हें चाहिए होता है जो कमजोर कैंडिडेट्स होते हैं, वक्त उन्हें चाहिए होता है जो कमजोर कैंडिडेट होते हैं, जिन्हें बहुत लोगों को मनाना पड़ता है हाथ पैर जोड़ जोड़ कर, जिनको माफिया मांगनी पड़ती हैं कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलतियां हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पार्टी ने हमको एक मौका दिया है और हम मजबूती से दावेदारी करेंगे इस बार भी इंशाल्लाह। 2 साल पहले भी मैंने लोगों से वादा किया था कि हम कुछ, देखिए हमारा जो इलेक्शन था एमसीडी का, वो एक बहुत बड़ा उसमें मुद्दे रहे कई सारे, लेकिन हमने अपनी के पूरे कैंपेन में लोगों से ये कहा कि देखिए एमसीडी हमारा पूरा वार्ड अनऑथराइज्ड है, एमसीडी की यहाँ बहुत लिमिटेशंस हैं काम करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं करती है अनऑथराइज्ड में काम, बेसिक काम भी बहुत ना के बराबर करती है। तो लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं इलाके के उस पे हम काम करेंगे, जिसमें से हमने कुछ मुद्दों पे। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर उतर रही है अरीबा खान? देखिए मैं 1 मिनट अपनी पहले बात पूरी करूं कि हमने जो वादे खुद किए थे, जैसे कि अलशिफा के सामने का कूड़ेदान, जैसे कि आपका नई बस्ती 3 नंबर पे जो डार्क पैच था उसमें लाइटिंग कराने का इंतजाम, इंक्रोचमेंट का एक मुद्दा था, जिस तरीके के भी हमने वादे किए थे हमने उसमें बहुत हद तक काम किया। मैं ये नहीं कहती कि हमने 100% रिजल्ट दिया, लेकिन हमने पूरी जान लगाई। हमने टेम्परेरी वाले काम नहीं करे कि इलेक्शन से 2 महीने पहले निकल के काम करना शुरू किया। हम लगातार 2 साल से जब से काउंसलर बने हैं काम कर रहे हैं और जितनी मेहनत हो सकती है उससे ज्यादा ही कोशिश करते हैं कि करने की, लेकिन क्योंकि लिमिटेशंस हैं एमसीडी में, इस वजह से हमें बड़ी परेशानी आती है, बट हम थकते नहीं है, हारते नहीं है। अरीबा, जिस तरीके आपने कहा अलशिफा के सामने कूड़ेदान का मसला आपने हल किया, तो लोग उस दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो कूड़ेदान का मसला तो यूपी इरिगेशन वालों ने हल किया है। देखिए लोग क्या कहते हैं मैं उसकी जवाबदेही नहीं बनती मेरी, ऑपोजिशन क्या कहती है मेरी उसकी जवाबदेही नहीं बनती। आवाम ने भरपूर तरीके से हमें उस बात पे बहुत सराहा, आवाम के लिए हम जवाबदेह हैं। पब्लिक के लिए, पब्लिक का एक बड़ा मुद्दा था कि ये कूड़ेदान यहाँ हटना चाहिए, पब्लिक का मुद्दा था, पब्लिक के मुद्दों पे हम काम करने आए। हम ऑपोजिशन क्या एलिगेशन लगाता है क्या नहीं लगाता, हम उसके लिए यहाँ नहीं खड़े, हम पब्लिक को जवाब दें। और हम पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत मुतमईन थी इस काम से कि हमने वो कूड़ेदान वहां से हटवाया। अरीबा खान किन मुद्दों को लेकर के, जो अहम मुद्दों को लेकर के मैदान में उतर रही है, जनता के बीच में क्या लेकर के आप पहुंचेंगे जो जनता जो है आप पर एतमाद करे और आपको जीत का सेहरा आपके सर बांधे? देखिए मेहताब भाई, यहाँ पर जो है ओखला, मेरे हिसाब से जो दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं, जो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें सबसे बदतर हालात आज की तारीख में ओखला विधानसभा के हैं। और आप देखिए कि ओखला एक मुद्दों का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे 10 साल में जो बुरे हालात हुए हैं उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि 10 सालों में यहाँ काम नहीं करा गया। देखिए मैं एक वाहिद ऐसी कैंडिडेट हूँ ओखला विधानसभा की, एक लौती एक वाहिद कैंडिडेट जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। यहाँ जितने कैंडिडेट्स हैं वो सब बाहरी कैंडिडेट्स हैं,
सब कहीं कहीं के बिलोंग करते हैं और वो यहाँ है, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई, यहीं की गलियों में पली बड़ी, यहीं के मोहल्लों में खेली हूँ, यहीं के लोगों ने मुझे अपनी गोदों में खिलाया है। और मैंने वो वक्त भी देखा बचपन का जो एक खुशहाल ओखला हुआ करता था, और फिर मैंने बड़े होके वो बदहाल ओखला का भी नजारा देखा जो पिछले 10 साल से देखने को मिल रहा है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ मुद्दों का गढ़ है, आपने मुझसे पूछा कि क्या मुद्दे रहेंगे, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा। देखिए, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, ना मैं किसी कंट्रोवर्शियल बातों में उलझना चाहती हूँ। आवाम का एजेंडा है सिर्फ डेवलपमेंट, एक वाहिद एजेंडा इस इलेक्शन में वोट करने का है, डेवलपमेंट। और वही मुद्दा मेरा होगा लोगों के बीच जाकर वोट मांगने का कि हम डेवलपमेंट में काम करेंगे। आप लोग, क्योंकि लोग सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, लोगों को कोई कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट नहीं चाहिए, ना उनको सिंपैथी चाहिए, उनको सिर्फ एक ऐसा मजबूत लीडर चाहिए जो उनकी आवाज बने बुलंद होकर और उनके लिए काम कराए इलाके में। और हम उसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। मुद्दे की बात अगर मैं करूं तो ओखला, जैसे मैंने कहा, मुद्दों का गढ़ बन चुका है। मैं शुरुआत करूंगी सड़कों से। आप सड़कों का आलम देखिए इस वक्त पूरी ओखला में क्या है, कितनी सड़कें हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल से खुदी हुई हैं, और जो सड़कें बनाई भी जा रही हैं अब इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप देने के लिए, उन सड़कों में हफ्ते भर के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, मैनहोल्स टूट रहे हैं। अभी शाहीन बाग हाई टेंशन को बने 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं और कई मैनहोल्स टूट चुके हैं और गड्ढे हो चुके हैं। रोड लेवल में नहीं है, स्लोप जैसा होना चाहिए नहीं है। आप आजिए सीवेज सिस्टम पे, यहाँ का सारा तरम भरम है, बिल्कुल जो मामला है। कोई गली कूचा नुक्कड़ ऐसा नहीं है जहाँ पे सीवेज का पानी ना भर रहा हो। कहीं भी ऐसी परेशानी के लोगों को, चाहे खवातीनें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नमाजी हो, बहुत ज्यादा परेशानी का आलम है गंदे सीवर के पानी का। आप पीने के पानी के ऊपर आइए, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली में 99% पीने का पानी दे दिया है। ओखला में 10 साल से एक पानी की बूंद नहीं आई है। पाइपलाइन पे बिछ गए, पानी आ जाएगा। मैं लाइनों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लाइनें बिछा के 10-10 साल पानी ना दे तो ये किस बात की लाइनें बिछ रही हैं? ये फिर वही आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है लोगों की। आप कह रहे हैं नहीं, तो केजरीवाल जी ये थोड़ी कह रहे हैं 99% दिल्ली में लाइनें बिछा दी हैं। वो कह रहे हैं 99% दिल्ली में पानी आ चुका है। तो आपने 1% में ओखला को क्यों रखा है? उस 1% में इसलिए कि यहाँ मुसलमान तादाद है, यहाँ मुसलमान आबादी रहती है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, यहाँ ज्यादा तादाद में मुसलमान रहते हैं, क्योंकि आप एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी में बिलीफ रखते हैं, आप आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, आप मुसलमानों को कहते हैं कि ये सड़े या मरे मेरी बला से। आपने मुसलमान इलाकों में डेवलपमेंट कुछ कराया नहीं है, इसलिए आपने ओखला को 10 साल में ओखला में कोई भी किसी तरीके का विकास कार्य नहीं किया है। विधायक अमातुल्ला खान तो कहते हैं 10 साल में जितना हमने काम किया अब तक किसी भी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया है। आपके मुद्दों पर एक तरफ वो ये बात कहते हैं और एक तरफ कहते हैं कि मुझे ईडी ने काम नहीं करने दिया, मुझे एलजी ने काम नहीं किया। एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया। वो खुद कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, मेरे तो मुद्दे ही खत्म नहीं हुआ, आपने माइक हटा लिया। इसके बाद मैं आऊँ पानी के बाद, बिजली का मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2-2 लाख रुपए लेकर BSES वाले रिश्वतें लेकर लोगों के मीटर लगा रहे हैं, लेकिन अमानत साहब की बनाई हुई बिल्डिंगों पे मीटर फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाते हैं। फिर आदमी को, देखिए एक प्रोसीजर है मीटर लगने का, आपको भी पता है बिजली नेसेसिटी है। आदमी अप्लाई करता है लीगल तरीके से मीटर के लिए, वहां से मना हो जाता है उसको कि मीटर नहीं लगेगा। फिर क्योंकि एक नेसेसिटी है लोगों की बिजली, तो वो फिर 2 नंबर की बिजली चलाता है मजबूरी में। उसे भी अपने घर में लाइट चाहिए, पानी चाहिए, पंखा चलाना है। जब वो 2 नंबर की बिजली चलाता है तो विधायक साहब BSES वालों से उसके घर पे रेट डलवाते हैं और फिर चालान करवाते हैं मोटे मोटे, और फिर उन चालानों को अपने ऑफिस में बुला के सेटल करवाते हैं और फिर दिखाते हैं देखिए हमने चालान सेटल करा है। आपका डिपार्टमेंट चालान कर ही क्यों रहा है? जब लीगल तरीके से आदमी मीटर अप्लाई कर रहा है तो उसका पहली बार में मीटर क्यों नहीं लग रहा है? गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधायक पर। बिल्कुल ये हकीकत बात है। अभी कैंप लगा था पिछले हफ्ते चालान सेटल करने का। मैं आरोप क्या लगा रही हूँ? वो तो खुद दिखा रहे हैं कि वो चालान सेटल करा रहे हैं। चालान हो क्यों रहे लोगों के ऊपर BSES द्वारा? नहीं, आपने कहा कि विधायक करवा रहा है। बिल्कुल। या मेरे अंडर है BSES डिपार्टमेंट, या तो विधायक के अंडर है या केजरीवाल के अंडर है। चोरी की लाइट जला रहे हैं, जिसमें विधायक की क्या गलती है? ये गलती है कि जो उनके अंडर एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स आते हैं वो किस तरह के करप्शन में डूबे हुए हैं। विधायक जी पे तो खुद 10 करप्शन के चार्जेस हैं। जो आप कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं, उन पे तो खुद करप्शन के चार्जेस हैं, और जो डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते हैं वो खुद करप्शन में डूबे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना विधायक की मर्जी के डिपार्टमेंट करप्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। एक बड़ा मुद्दा यहाँ ट्रैफिक का है। आप देख ही रहे हैं कि आज विधायक जी को कालका जी विधानसभा में खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आते हैं और उनपे वो जाकर वीडियो बना के डालते हैं
जहां वो खड़े हुए हैं वो कालकाजी विधानसभा का हिस्सा है। विधायक जी को शायद ये भी नहीं पता कि वो विधानसभा उनकी है या किसी और की। अरीबा, ट्रैफिक का मुद्दा तो शुरू से रहा है यहाँ जामिया नगर में, खास करके जब कांग्रेस के विधायक भी यहाँ होते थे, तो जब भी ट्रैफिक का मुद्दा रहा है, ये मुद्दा शुरू से रहा है। बिल्कुल, तो उस पे काम करना है ना। अभी 10 साल से तो आप पावर में है ना, आप सत्ता में भी हैं और आप विधायक भी हैं, तो आपको तो उस पर काम करना था। जो जो आंख में धूल झोंकने का काम आज आप कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी जो चल रही है जगह जगह, मैंने अपने पर्सनल वो खड़े कर दिए हैं लड़के वो ट्रैफिक हटाने के लिए। ये काम 10 साल से क्यों नहीं करा आपने? जो आप झाड़ू लगाने का ड्रामा कर रहे हैं, ये झाड़ू 40 दिन का काम नहीं होता है। झाड़ू अगर आपको सफाई करानी है ना तो आप डेली कराते 10 साल, लेकिन आपने 8 साल अपनी करप्शन की एक्टिविटीज करी और आप पे इसी वजह से यहाँ केसेस लगे, आप जेल गए अपने करप्शन और जाती करप्शन की चार्जेस में, और अब आप लोगों के पास जाके हाथ पैर जोड़ रहे हैं और मजलूमियत दिखा रहे हैं। देखिए मेहताब भाई, मैं एक बात कहूंगी कि ये ओखला विधानसभा की आवाम को एक बेचारा मजलूम कमजोर नुमाइंदा नहीं चाहिए। जब आप खुद एक मजलूम आदमी बने रहेंगे तो आप मजलूमों की आवाज क्या उठाएंगे मजबूती से? जब आप खुद ही बेचारगी हर वक्त दिखाते रहेंगे तो जो बेचारे असल में सफर कर रहे हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए आप क्या मजबूती से हक की आवाज उठाएंगे? क्या हुकूकों की उनके लड़ाई लड़ेंगे आप? ओखला की आवाम को एक बुलंद आवाज वाला मजबूत लीडर चाहिए जो असेंबली में भी उनकी आवाज मजबूती से उठाए और सड़कों पे भी उनकी लड़ाई मजबूती से लड़े। एडमिनिस्ट्रेशन जिस लेवल पे आज की तारीख में हावी हो गया है ओखला में, आप खुद देख सकते हैं उसके अनगिनत एग्जाम्पल। पुलिस पहले थाने से बाहर नहीं निकलती थी, आज गलियों गलियों घूमती है उगाइयां करने, किसी का लेंटर डल रहा हो, किसी का समर सेवल हो रहा हो, कहीं भी पहुंच जाती है। लेकिन जब ड्रग्स के ऊपर बात आती है कि यहाँ नशाखोरी हो रही है ओखला में, तब पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है क्योंकि उनको महीना पहुंचता है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी संरक्षकी में हो रही हैं ये सारी चीजें। केजरीवाल जी, मैं एक और बात कहूंगी आपसे, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं ओखला के, और अगर इन मुद्दों पे भी बात नहीं करी जाएगी तो फिर कोई फायदा नहीं कोई बात करने का। यहाँ एक बड़ा मुद्दा है कि हमारी ओखला में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं खुला है 10 साल में। पिछले 10 सालों में एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला है, ना एक भी स्कूल खुला है यहाँ पर। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने पूरी दिल्ली में शिक्षा और एजुकेशन, शिक्षा पे और हेल्थ पे काम किया है, तो ओखला में आपने काम क्यों नहीं करा शिक्षा और हेल्थ पे? अगर आपने द्वारका में स्कूल खोला है तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका पढ़ने जाएगा? आपने ओखला में क्यों एक भी स्कूल नहीं खोला? क्यों एक भी हॉस्पिटल आपने यहाँ पर नहीं खोला? आप क्या दावे करते हैं कि आपने काम किया है? आपने ओखला को सिर्फ डिप्राइव किया है उनके हुकूकों से। देखिए, ये हर आदमी का राइट होता है कि उसको बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक कम्युनिटीज से प्रोवाइड किया जाए, और एक नुमाइंदा होने के नाते आप कोई एहसान नहीं करते हैं लोगों पे काम करा के। आपका फर्ज है अगर आप नुमाइंदा हैं कि आप काम कराएं, और वो काम लोगों के लिए नहीं करेगा। विधायक अमातुल्लाह खां कहते हैं कि वोट की जनता से अपील करते हैं कि वोट की तकसीम ना करे, इससे भाजपा को फायदा होगा, ओखला में भाजपा आ जाएगी, इससे ओखला महफूज नहीं रहेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही तौहीन वाली बात है कि इस तरीके से अपने मुसलमान भाई बहनों को डराना कि मुझे वोट दो वरना भाजपा आ जाएगी। मेरे लिए देखिए, ना ये मेरी तरबियत का हिस्सा है, ना ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ना मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है कि मैं अपने ही मुसलमान भाई बहनों को डराऊं कि भैया मुझे वोट दे दो, अपने जाती मफाद के लिए डराऊं कि मुझे वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। वो सुनते नहीं थे आप बचपन में, माँ कहती थी सो जाओ वरना वो भेड़िया गब्बर कौन आ जाएगा। वही हाल कर रखा है विधायक साहब ने यहाँ पर लोगों के साथ। इतना बेवकूफ ना समझे वो ओखला की आवाम को कि ओखला की आवाम को आप डराएंगे और धमकाएंगे और वो डर के आपको वोट दे देंगे। ओखला की आवाम एक तरफा ही वोट देगी, बेशक देगी, लेकिन डर के वोट नहीं देगी एक तरफा। डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक तरफा वोट देगी। हम मजबूत नुमाइंदगी के साथ लोगों के बीच जाएंगे, हम कहेंगे कि भाई आप हमें मजबूती, हमारे मुद्दा है डेवलपमेंट, और हम अपनी काबिलियत पे एक तरफा ओखला की आवाम से वोट मांगेंगे। और ओखला, मुझे पूरी उम्मीद। मुकाबला डायरेक्ट ओखला विधानसभा में किससे होने जा रहा है, क्लियर कट बताएं। देखिए, मुकाबले की ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि मैं इसे मुकाबले की तरह नहीं देखती, मैं इसे एक मौके की तरह देखती हूँ, लोगों की खिदमत करने का मौका। मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ओखला में बिताई है और यहाँ एक तरह से खून पसीने से सींचा है ओखला को, और इंडिपेंडेंट रहते हुए 2 बार काउंसलर इंडिपेंडेंट रहे, एमएलए रहे 2 बार, अपने चारों टर्म्स में वो ऑपोजिशन में बैठे, कभी सत्ता का हिस्सा नहीं रहे। उसके बावजूद ओखला के इतिहास में 450 करोड़ का टेंडर, सबसे बड़ा टेंडर आज तक का,
वो लेकर आए, जबकि ऑपोजिशन का हिस्सा थे, कभी सत्ता में नहीं रहे। किससे होने जा रहा है आपका मुकाबला, ये बताएं। मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर आपका बहुत इंसिस्ट है आपका कि मैं जवाब दूं, तो मेरा मुकाबला मुझसे ही है, खुद से, मेरे जो काम रहे हैं, और मेरा मुकाबला मेरे वालिद साहब की जो एक काम करने की जो हिस्ट्री रही है उससे रहेगा, कि मैं उनसे बेहतर काम करके दिखाऊं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।